नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। दोस्तों, ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है साइंस एंड टेक की क्लास। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दोस्तों, साइंस एंड टेक की ये केवल एक क्लास नहीं है, बल्कि ये पूरी एक सीरीज है, पूरा एक कोर्स है, जो कि पूरी तरह यूट्यूब के लिए तैयार किया गया है अपना प्लेनेट की ओर से। दोस्तों, अपना प्लेनेट आपके लिए लेकर आया है साइंस एंड टेक का एक फ्री कोर्स। यूट्यूब में हर दिन आपको ये मिलेगा, एप्लीकेशन में भी मिलेगा। एप्लीकेशन में फ्री कोर्स के अंतर्गत आपको ये चीजें एकदम फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो ऐप से भी देख सकते हैं, वहां पर आपको बिना ऐड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर भी हम उपस्थित है, ये वीडियो आप ऑलरेडी यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, तो आपके लिए ये हमने पूरी की पूरी सीरीज बनाई है। सीरीज क्यों बनाई है दोस्तों? क्योंकि इन दिनों जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसआई हो, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हो, रेलवे हो, इन सभी के सभी एग्जाम्स में साइंस और टेक्नोलॉजी लगातार आते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर साइंस टेक पढ़ने वाले हैं। इस साइंस टेक में क्या क्या होगा? इसमें इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत होगी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत होगी, डिफेंस के बारे में बातचीत होगी, और अदर टर्म्स और एमसीक्यू पर हम बहुत सारे चर्चा के जो है चर्चा से जुड़े हुए हम यहाँ पर मुद्दे उठाने वाले हैं, और हम ऐसी क्लासेस लगाएंगे जिसमें हम सारी की सारी चीजें कवर कर सकें। तो दोस्तों, अब हम हर दिन मिलने वाले हैं साइंस एंड टेक की पूरी सीरीज में। आज की हमारी जो क्लास है उसके चर्चा का विषय है इसरो और उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, और फिर बीच में हम बहुत सारी बातचीत करते रहेंगे। देखिए, लंबे दिनों से मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई हमें यूट्यूब पर आपके लिए कुछ लाना चाहिए, और हमने जो हमारे कोर्सेज के वीडियो डाले हैं उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है शुरुआती तौर पर। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब हम डेली मिलने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और डेली हमसे मुखातिब होते रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा। प्लीज़ यार, लाइक किया करो और कमेंट में बताया करो कि आपको और क्या पढ़ना है और आपका ओवरऑल फीडबैक क्या है। चलिए, अब समय बिल्कुल भी हम नहीं गंवाने वाले और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए भाई, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये है इसरो और उससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसरो के बारे में तो बेसिकली भारत का कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा, एक भी ऐसा सिटीजन नहीं होगा जिसने जीवन में कभी भी इसरो का नाम ना सुना हो। दोस्तों, भारत में जितनी भी स्पेस से जुड़ी हुई रिसर्च होती है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा का पूरा क्राफ्ट तैयार करती है एक संस्था जो कि भारत सरकार के अंडर में आती है, और इसे हम कहते हैं इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। देखिए, अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मैं वो औपचारिकता पूरी कर रहा हूं जो पहली बार पढ़ते समय पूरी करनी चाहिए। चलिए, इसरो के बारे में बात करते हैं। भाई, इसरो क्या है? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। और दोस्तों, ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो इसरो है, ये भारत की वह संस्था है जो भारत में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, डेवलपमेंट करवाती है, और R&D करती है। कुल मिलाकर, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। कब बना दोस्तों? इसरो जो है वह 15 अगस्त 1969 में बना है। कब बना है? 15 अगस्त 1969 को बना, 15 अगस्त 1969 को ये बना। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटक में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और दोस्तों, इसे बनाया है, इसके जो फाउंडर हैं वो है विक्रम साराभाई। स्वाभाविक तौर पे इसरो जो है वो भारत सरकार का क्या है? एक उपक्रम है, या भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है। ये देखिए आप, ये इसरो का जो है वो लिखने का तरीका है सरकारी तौर पर, और ये इसरो का क्या है? लोगो है, सिंबल है। तो दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुई। कब हुई? 1969 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर, कर्नाटक में है, और इसके इसके जो संस्थापक हैं वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों, ये कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। ठीक है, और ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई की फोटो आप देख पा रहे हैं, इसे अच्छे से देख लीजिए ताकि आपकी एक फोटोजेनिक मेमोरी जो है वो तैयार हो जाए। राइट? कौन थे विक्रम साराभाई? दोस्तों, जिस तरीके से आप होमी जहांगीर भाभा को जानते हैं, जिस तरीके से आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, उसी तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों के लिए इन्होंने ही वो पहला पत्थर रखा जिससे हम मील का पत्थर तय कर पाए, मीलों का रास्ता तय कर पाए। विक्रम साराभाई वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि भैया हमें अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए,
क्योंकि वही टेक्नोलॉजी काम आएगी एजुकेशन में, अवेयरनेस में, लोकतंत्र को बनाने में, डिफेंस में भी काम आएगी। स्वाभाविक तौर पे हम शुरुआत में डिफेंस की तरफ थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारी जो साइंस है, हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग हमें इंफॉर्मेशन के लिए करना चाहिए, दूरदर्शन के लिए, आकाशवाणी के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। और जैसे तैसे इन्होंने सरकार को कन्विंस किया, उस समय जब सरकार के पास कोई भी अलग से बजट नहीं हुआ करता था इन सब कामों के लिए। दोस्तों, अगर ये नहीं होते तो आज शायद हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की नहीं कर पाते। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। कौन है ये? फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। भाई, आज हम स्पेस के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, वो इन्हीं के इनिशियल कंट्रीब्यूशन की वजह से कर पाए भाई। ठीक है, तो दोस्तों, इसरो की चाहे नींव रखना हो, चाहे भारत के अंतरिक्ष के सपनों को साकार करना हो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के तौर पे हमेशा किसको याद किया जाएगा? विक्रम साराभाई को याद किया जाएगा। तो ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक हमने केवल 2 चीजें देखी है, हमें बहुत सारी चीजें इस क्लास में देखनी है। इसरो 15 अगस्त 1969 में बना, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उसका मैंने आपको लोगो भी दिखाया, और उसके संस्थापक विक्रम साराभाई के बारे में बातचीत की है हमने, राइट। अब हम सीधी जो बातचीत करने वाले हैं वो करते हैं इसरो के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में, राइट। इसरो का जो मोटो है, देखिए भाई, जब भी कोई एक संस्था काम करती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है कि वो करना क्या चाह रहा है। लाइक आप छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए, अपना प्लेनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अपना प्लेनेट में हम क्या चाहते हैं दोस्तों? हम चाहते हैं एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना, और सबसे जरूरी चीज, राइट इंफॉर्मेशन राइट तरीके से उपलब्ध करवाना, सलीके से उपलब्ध करवाना, और सबसे जरूरी चीज विश्वास, जो इन दोनों हमें देखने को कम मिलता है, उस विश्वास को डेवलप करना, और उस विश्वास को कंप्लीट करने में दोस्तों हम हमेशा एक कदम आगे रहेंगे, राइट। हम कह रहे हैं कि आप हम पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, हम आप पे पूरा विश्वास करेंगे, राइट। ये हमारी सिंपल सी फिलॉसफी है। हम बात करते हैं, देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि वैसे ही इसरो भी बना, और इसरो का कुछ ना कुछ मोटो रहा होगा, स्वाभाविक तौर पे मोटो भी है भाई। इसरो का इस्तेमाल हम विध्वंस के लिए नहीं करते हैं, और ना ही हम दुश्मनों को मजा चखाने के लिए या दुश्मनों को एक तरीके से डिमोलिश करने के लिए हम नहीं करते हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं मानव की सेवा में। भाई, इसरो का अल्टीमेट गोल है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानव की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो भी होगा उसका अल्टीमेट गोल है मानव की सेवा होनी चाहिए, राइट। और दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य लक्ष्यों की बात करें, इसरो के बहुत सारे लक्ष्य हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप ये वनडे एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता होना चाहिए कि इसरो के लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करना। आज दोस्तों, इसरो ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीक खोज ली है। चाहे हम GSLV की बात करें, चाहे हम चंद्रयान की बात करें, आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कौन कर रहा है? ये इसरो। ठीक है। दूसरा दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन करते हैं इसरो, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो वानिकी हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो एजुकेशन क्यों ना हो। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो नेशनल हैजार्ड, और कई बार हमें जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदाएं आ जाती है, या फिर हम कहें कि जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, उसमें भी काफी बड़ा ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। भाई, इसरो के बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं। मोटो ज्यादा जरूरी था, स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ मैनकाइंड इसका लक्ष्य है। दोस्तों, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं जो कि 2025 में अभी फिलहाल हैं, उनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। कौन नाम है? वी नारायण। ये है दोस्तों, इनकी फोटो भी देख लीजिए, और यही है डॉक्टर वी नारायणन। ओके, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर वी नारायणन। 2025 में फिलहाल यही इसके अध्यक्ष है, याद रखिएगा। फोटो देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो आप बड़े बड़े मिशंस है उनकी लॉन्चिंग में इनका चेहरा बार बार देखेंगे। फोटोजेनिक मेमोरी याद हो जाती है अगर आप, फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो जाती है अगर आप इस तरीके से फोटो देख लेते हैं एक बार तो। ठीक है, तो संस्थापक थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में बागडोर कौन संभाल रहे हैं? वी नारायणन संभाल रहे हैं। ये फिलहाल भाई हमने बेसिक बातचीत करी है, किसके बारे में? इसरो के बारे में बातचीत की है। ठीक है दोस्तों,
इसके पहले कि मैं आपसे आगे बातचीत करूं, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, ये जो बैच हम लेकर आए हैं ये हम दिवाली से आपके लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्री दिवाली सेलिब्रेशन से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना प्लेनेट एप्लीकेशन पर इस समय दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, और जिसमें हम पूरे के पूरे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं सब में 60% ऑफ दे रहे हैं। राइट, इससे बेहतर मौका नहीं है आपको सही कोर्स चुनने में और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में। राइट, सबसे बेहतरीन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको चुनना चाहिए बिलीवर बैच। ये बिलीवर बैच हमने तैयार किया है एमपीपीएससी के लिए। दोस्तों ये कोर्स बहुत ही सटीक तरीके से, प्रिसाइज तरीके से हमने इसे बनाया है। ठीक है, और इसमें 15 से लेकर 22 अक्टूबर तक दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें ये कोर्स मिल रहा है मात्र 6,500 रुपए में। दोस्तों स्वाभाविक तौर पे ऑफर खत्म होगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा और लगभग 8,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को एक दिशा देना चाहते हैं और हम पर विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि आप हमसे जुड़कर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो फिर आप जरूर इस बैच को ट्राई कर सकते हैं। इसकी डेमो भी एप्लीकेशन में मौजूद है, तो जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। राइट, और दोस्तों अगर मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूं तो ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। हमने 10 सितंबर से लगभग इसको चालू किया था, जिसमें बहुत सारी चीजें, बाइलिंगुअल क्लास होती है, 2 साल का ये पूरा प्रोग्राम है। लेकिन हम 1 साल में कोर्स करवा देंगे और 1 साल आपके पास रिवीजन का पूरा समय रहेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस की व्यवस्था है, फिलहाल हम रिकॉर्ड दे रहे हैं, जल्द से हम लाइव आ जाएंगे। दूसरा एमसीक्यू सेशंस हैं, आंसर राइटिंग होगी, और दोस्तों हम आने वाले समय में वीकली जूम मीटिंग भी करने वाले हैं या गूगल मीटिंग, हम किस तरीके से कांटेक्ट करने वाले हैं, हम ऑफलाइन तरीके से भी आपसे मिल सकते हैं। शुरुआत में दोस्तों इसका प्राइस जो है वो मात्र 6,500 हमने रखा था, जो कि प्री बुकिंग के लिए था। बाद में स्वाभाविक तौर पे इसकी प्राइस बढ़ गए। अब हम एक बार फिर आपके लिए प्री बुकिंग ऑफर जैसा ही ऑफर लेकर आए हैं, मात्र 6,500 रुपए में 2 साल की पूरी वैलिडिटी। कोर्स 1 साल में हो जाएगा, 1 साल आपके पास पढ़ने का पूरा मौका रहेगा। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। डाउट क्लियर करना हो, कॉपी चेक करवाना हो, सब कुछ व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहता है। आप कॉल भी कर सकते हो, बट व्हाट्सएप सबसे लीनियंट तरीका है हमसे जुड़ने का। दोस्तों सिर्फ इसी बैच में नहीं, बल्कि कंप्यूटर के बैच में भारी डिस्काउंट है भाई। केवल 99 रुपए में आपको 30 घंटे की लगभग क्लासेस मिल जाएंगी, और ये कंप्यूटर की तैयारी करने का सबसे सस्ता और सबसे जबरदस्त माध्यम है। पीडीएफ भी मिलेगी, कलर्ड पीडीएफ होगी, बाइलिंगुअल होगी, जबरदस्त तरीके की पीडीएफ है। 100 रुपए खर्च करके आप कंप्यूटर पे बेहतर कमांड बना सकते हो, एसआई में भी काम आएगा और बाकी एग्जाम में भी काम आएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे बेहतर डील चाहिए तो ये है और भी बेहतर डील, कंप्लीट साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर सब कुछ होगा, केवल 399 में। पीडीएफ भी मिलेगी, और ये कोर्स ऑलरेडी इसके अंदर मर्ज है, मतलब केवल आप 399, ये है 399, इतने पैसे देकर ये पूरी की पूरी चीजें पढ़ सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल है, इसकी वैलिडिटी 6 महीने, और बिलीवर बैच 2 साल के लिए अवेलेबल रहेगा आपके पास। नोट्स भर भरा कर मिलेंगी, बिल्कुल भी खतरनाक तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्या होगा, जो बेस्ट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, तो ये थी भाई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि आप तक मुझे पहुंचानी थी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी तक हमने इसरो के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें कर ली है, लेकिन दोस्तों आपको नहीं लगता कि हम काफी लेट हो गए इसरो को बनाने में? आजादी मिली हमें 47 में, और 69 तक हम क्या कर रहे थे? क्या हमने कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमारे पास जब इसरो नहीं था तो हमारे पास एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था इनकोस्पार। क्या नाम हुआ करता था? इनकोस्पार। दोस्तों यहां पर आईएन का मतलब है इंडियन। आईएन का मतलब क्या है? इंडियन। एन एन का मतलब है, सॉरी, आई का मतलब है इंडियन, एन का मतलब है नेशनल, इंडियन नेशनल। सीओ का मतलब है दोस्तों कमेटी। क्या है? कमेटी। फॉर आपको मन से लगाना है, और एसपी का एक का है स्पेस और आर का है रिसर्च। क्या हो गया भाई? इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। दोस्तों हमारे पास स्पेस रिसर्च करने के लिए नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा। इनफैक्ट अगर हम इसकी बात करें तो इनकोस्पार की जो स्थापना हुई है वो 1962 में हुई है।
1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर यह स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई ही थे। विक्रम साराभाई लंबे समय से लगे हुए थे, तो पहले सरकार ने एक कमेटी बनाकर दी और कहा कि भैया कुछ करके दिखाओ तब हम माने। विक्रम साराभाई ने एक छोटी सी कमेटी बनाई और लगातार काम किया। और दोस्तों, जब इस काम के सकारात्मक परिणाम सामने आए तो फिर हमने इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कंप्लीटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसे कन्वर्ट कर दिया और इसरो जो है वो भारत का एक अंग बन गया। तो जब इसरो नहीं था तो इनकोस्पार था। इनकोस्पार मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। सबकी इनिशियल्स जोड़ दो तो बन जाएगा इनकोस्पार। कब बना इनकोस्पार? 1962 में बना। किसने बनाया? पंडित नेहरू ने बनाया। फर्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो। अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और 1969 में साथियों, कब? 1969 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? इसरो में। इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? इसरो में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल परेशान मत होना, अभी हम सारी चीजें देखेंगे, फिर बीच में एक ब्लैंक पेज लेंगे और सब कुछ लिखकर तैयार कर लेंगे, राइट। तो फिलहाल आगे चलते हैं। और मैंने इनकोस्पार के बारे में आपको चीजें बताई, एक बार फिर से देख लीजिए। कब बना? 1962 में बना। किसने बनाया? पंडित नेहरू की दूरदर्शिता ने बनाया। दोस्तों, इसका जो पहला हेडक्वार्टर था, या ये कह लो इसका पहला जो वर्किंग प्लेस था, वो था केरल का थुम्बा। क्या था? केरल में जो थुम्बा करके जगह है भाई, वो इसका पहला वर्क प्लेस था। और दोस्तों, थुम्बा में है TERLS। क्या है? थुम्बा में जो संस्था है उसका नाम क्या है? TERLS। मतलब थुम्बा में जो संस्था है उसका नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल, सॉरी ये तो लिखा ही हुआ है तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं भाई, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा का T, इक्वेटोरियल का E, रॉकेट का R, लॉन्चिंग का L और स्टेशन का S। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। भाई, ये जो विक्रम साराभाई थे ना, इन्होंने केरल में एक जगह चुनी थुम्बा, और वहां पर अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया। ये भूमध्य रेखा के काफी पास है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? थुम्बा। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। ये इसका पहला क्या है? वर्क स्टेशन है, पहला हेडक्वार्टर है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। और 1969 में दोस्तों इनकोस्पार को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? इसरो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बातें अभी तक हमने देखी है भाई, ये सारी की सारी बातें जो है वो हमने देखी है किसके बारे में? इसरो के बारे में। चलिए अब क्या करते हैं भाई, अब हमें पढ़ना है इसरो से संबंधित संस्थान। दोस्तों देखो, इसरो जो है ना वो एक संगठन है, बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, इन सभी को मिलाकर एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन बना जो इसरो कहलाया। इसरो सारे काम खुद बेंगलोर में नहीं करता है, कुछ काम भोपाल में होता है, कुछ हासन में होता है, कुछ देहरादून में होता है, कुछ हैदराबाद में होता है, कुछ अहमदाबाद में होता है, और ये सारे सेंटर्स रिपोर्ट करते हैं इसरो को। देन इसरो जो है वो एग्जीक्यूट करता है हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को, राइट। तो भाई इसरो एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट आते हैं और वो सब इसरो के अंडर में काम करते हैं। हमें वही देखना है। हम पढ़ने वाले हैं इसरो के संस्थान, काफी सारे संस्थान है, पर हमें वही संस्थान पढ़ने हैं जो बहुत चुनिंदा हैं और हमारे एग्जाम में या तो आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने जो भी अभी तक पढ़ा, एक ब्लैंक हम स्लाइड बनाते हैं और इसरो के बारे में सारा सब कुछ जो है वो हम डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। इसरो के बारे में हम देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ना एक मिनट बात करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, नो डाउट आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे मौलिक तरीकों को भूल जाए। देखिए, आज तो पहली क्लास है, हो सकता है आप में से जो भी लोग देख रहे हो वो बहुत ही साधारण तरीके से चेक करने आए हो कि क्लास कैसी चल रही है। देखिए भाई, क्लास बहुत सटीक चलेगी। आप अगर मुझसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं तो उससे और हम बेहतर लेवल धीरे धीरे लेकर जाएंगे, स्टैंडर्ड को हाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप जब भी इस क्लास को लगाएं तो पेन और पेपर साथ लेकर बैठें और साथ ही साथ अपने की पॉइंट्स आप लिख लें। अगर आपको क्लास लगाते समय लिखने की आदत नहीं है, बिल्कुल ना लिखें, क्लास लगा लें। देन उसके बाद जब आपको एक बार लगाकर हो जाए तो आप अगला जब रिवीजन करें इस क्लास का तो इसकी स्पीड बढ़ा लें और कॉपी पेन लेकर इसकी सेल्फ नोट्स बनाएं। नो डाउट इसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन देखिए हाथ से बनी नोट की बात ही अलग है। हैंड रिटन नोट्स हमेशा सुपीरियर रहेगी किसी भी किताब से, किसी भी प्रिंटेड नोट से। तो आप उसे हैंड रिटन रखिए।
इस पीडीएफ को देखकर भी आप अपने सिनॉप्सिस बना सकते हैं। सब कुछ मत लिखिए, काम की बातें लिख लीजिए, उससे आपको याद भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम विलीप के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। फिर आप कमेंट कर कर बताना आपको ये कैसा लगा। राइट, अब आगे हम चलते हैं। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है भाई? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैं आपको पेन पेपर लेकर बैठने की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं इस तरीके की स्लाइड बनाऊंगा ना, तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? तो आप बढ़िया क्या कर लेना, आप फटाक से क्या बना लेना, एक सिनॉप्सिस बना लेना। मेरे साथ ही साथ आप बनाते हुए चलोगे तो आपकी कॉपी भी बन जाएगी साइंस एंड टेक की। और ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। अकेले नहीं पढ़ पाओगे आप। ठीक है, और खंगालते रहना आप, ऑनलाइन दुनिया में चीजें इतनी प्रिसाइज और एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें नहीं मिलने वाली। ठीक है, इतने दिनों से जो मेंस लिखा है मैंने, लगातार मेंस लिखे और पढ़ाया भी है मैंने, तो वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड होगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे। फिलहाल इसरो पर बात कर रहे थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, कब बना ये कब बना? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना है ना, इसकी स्थापना कब हुई है? जल्दी से बताओ कब हुई है भाई? 15 अगस्त 1969 में हुई है। कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में हुई है। और अगर हम बात करें कि भाई इसका पूर्ववर्ती कौन था, ठीक है, जब ये नहीं था तो कौन था? तो दोस्तों, इसकी पूर्ववर्ती जो संस्था है उसका नाम क्या है? पूर्ववर्ती संस्था का नाम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मतलब क्या हो गया? इनकोस्पार। मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं यहां पर, इंडियन, क्योंकि एनोटेशन पीडीएफ मैं आपको दूंगा, मतलब जो भी मैं लिख रहा हूं वो भी आप तक पहुंचेगा। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। दोस्तों, ये वो संस्था है। और ये कब बनी थी संस्था? ये संस्था बनी थी भाई आपकी 1962 में। ठीक है, ये खास बात थी। चले अब हम बात कर लेते हैं इसरो की और बाकी चीजों के बारे में। भाई, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्तों, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है, और आप भी जानते हैं बेंगलोर आता है कहां पर? KR मतलब कर्नाटक में। ठीक है, इसरो के बारे में और हम बातचीत कर सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कौन है भाई अभी चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन है, इस पर बातचीत कर सकते हैं। और हमें चेयरमैन में दो चीजें देखनी है। फर्स्ट चेयरमैन कौन था ये भी हम देख लेते हैं, और अभी वर्तमान में कौन है वो भी हम लिख देते हैं। और भाई, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो दोस्तों, ये हैं विक्रम साराभाई, पहले अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में है वी नारायण। कौन है? वी नारायण, नारायण कर लीजिए। तो ये हैं अभी वर्तमान में इसके क्या? अध्यक्ष। ठीक है, फिर और भी हमने कुछ कुछ चीजें देखी। हमने देखा भाई इसका मोटो क्या है। दोस्तों, इसरो का मोटो बता दीजिए जल्दी से। और इसरो का मोटो है दोस्तों, मानव सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव सेवा में, दोस्तों मैं केवल अब यहाँ पे बाइलिंगुअल इसलिए नहीं लिख रहा हूं वरना फिर बहुत ज्यादा समय और स्पेस भी लगेगा। तो मानव सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका क्या है? इसका मोटो है भाई। ठीक है, इसका मोटो है। और अगर हम इसरो के बारे में और बातचीत करें, इसरो के उद्देश्य मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। इसरो के उद्देश्य लिख देते हैं तो ये हमारी जो स्लाइड है वो पूरी हो जाएगी। और उद्देश्य क्या है भाई इसका? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष, इसका उद्देश्य है दोस्तों अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना। बाकी चीजें मैं आपको मोटे तौर पे बता चुका हूं, है ना, कि आत्मनिर्भर बनाना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, देश के अंदर वैज्ञानिक माहौल बनाना, वो भी उद्देश्य है। पर ये अब मोटे तौर पे हमने बातचीत कर ली। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने देखी। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है भाई, फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, है ना। भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के
क्या है ये? जनक हैं भाई। कौन? आपके विक्रम साराभाई। तो यार कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमने इसरो के बारे में हमें देखनी थी। और अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इसरो के बाकी संस्थान के बारे में दोस्तों अब हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसरो के संस्थान को हम इस मैप के जरिए रेडी करने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं क्या करने वाला हूं ना, इस मैप में सबसे पहले आपको बताने वाला हूं और फिर एक और स्लाइड बनाकर मैं आपको चीजों को समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए भाई बहुत सारे संस्थान है इसरो के जो इसरो के अंडर में काम करते हैं और इसरो को समय समय पर क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। दोस्तों अगर हम शुरुआत में बात करें तो सबसे पहले आप दो जगह जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। या हम एक काम करते हैं, इस पूरे मैप में सबसे पहले जगह शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से संस्थान पढ़ने हैं। ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, देखिए भाई पहला जो संस्थान आपको देखना है, पहला जो संस्थान आपको देखना है दोस्तों वो है उत्तराखंड, है ना। पहला संस्थान क्या देखना है? पहला संस्थान देखना है आपको उत्तराखंड। पहला संस्थान क्या देखना है? उत्तराखंड। ठीक है, पहला संस्थान हम उत्तराखंड देखेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा संस्थान आपको देखना है, दूसरा संस्थान आपको देखना है क्या? तेलंगाना। क्या देखना है? तेलंगाना देखना है। और ये हो गया तेलंगाना। ये भी बात कर लेते हैं कि भाई उत्तराखंड में क्या देखना है। दोस्तों उत्तराखंड में देखना है आपको देहरादून। क्या देखना है? देहरादून देखना है, उत्तराखंड में देहरादून। ठीक है, और तेलंगाना में क्या देखना है? तेलंगाना में देखना है हैदराबाद। तेलंगाना में क्या देखना है? हैदराबाद। दो जगह हो गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या देखना है, थोड़ा ध्यान देना। एक आपको देखना है एमपी। एमपी में देखना है भोपाल। एमपी में आपको क्या देखना है? भोपाल। और ऐसे ही दोस्तों ये है कर्नाटक। और कर्नाटक में आपको फिलहाल एक जगह देखनी है हासन। वैसे कर्नाटक में और भी जगह देखनी है पर फिलहाल एक जगह क्या है? हासन। ठीक है, तो भाई ये चार जगह फिलहाल हमने देख ली। ठीक है, चार जगह हमने देख ली है। देहरादून और हैदराबाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैंने सेम कलर इनमें कर दिया है। ऐसे ही हासन, भोपाल और ये जो हासन है कर्नाटक, ये आपस में रिलेटेड है, मैंने इन्हें पेयर में कर दिया। ये हम पेयर में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल आप जगहों के नाम, इसमें थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, 10-15 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जहां फैक्ट ही फैक्ट है। तो पहले जगह दिमाग में बिठा ली, यहीं की यहीं याद भी करना है ना हमें। देहरादून और हैदराबाद का पेयर बना लीजिए। ठीक है, मतलब उत्तराखंड और तेलंगाना, और भोपाल और हासन का क्या बना लीजिए? एक और पेयर आप क्या कर लीजिए? बना लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखना है हमें दोस्तों? इसके अलावा हमें देखना है यहां पर गुजरात में, यहां हमें देखना है गुजरात। ये है गुजरात। और गुजरात में जगह देखना है हमें क्या? अहमदाबाद। गुजरात में जगह क्या रहेगी? अहमदाबाद। तो गुजरात में हो गया दोस्तों क्या? अहमदाबाद। राइट। अभी फिलहाल हमने क्या क्या देखा है? देहरादून देखा है, हैदराबाद देखा है, भोपाल देखा है, हासन देखा है, और क्या देखा है? अहमदाबाद देखा है। राइट। इसके अलावा दोस्तों यहां पर है आंध्र प्रदेश। यहां पर क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में आपको जगह देखना है श्रीहरिकोटा। क्या देखना है? श्रीहरिकोटा करके एक जगह देखना है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही आपको देखना है यहां केरल। और केरल में जगह अभी मैंने आपको बताया था थुम्बा। केरल में जगह क्या देखनी है? थुम्बा। ठीक है, तो इनका भी हम एक पेयर बनाने वाले हैं, इन्हें भी हम साथ में देखेंगे, तो मैं इनमें ग्रीन कलर कर दे रहा हूं, आंध्रा में और केरल में। ठीक है, और ऐसे ही कर्नाटक में भी एक जगह है। कर्नाटक में अब दूसरी जगह जो देखना है वो है बेंगलोर। अगली जगह क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर भी इनके साथ हम पेयर में पढ़ेंगे, मतलब जब भी पढ़ेंगे तो श्रीहरिकोटा, थुम्बा और बेंगलोर साथ में पढ़ेंगे। और ऐसे ही एक और जगह है उड़ीसा। राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा में जगह है भाई आपकी क्या? उड़ीसा में आपकी जगह है, उड़ीसा में यार जगह की अगर मैं बात करूं तो बालासोर आप याद रखिए। क्या याद रखिए? बालासोर। क्या याद रखिए? बालासोर याद रखिए भाई, बालासोर। इसे भी मैं ग्रीन कर ले रहा हूं, ये बालासोर जिले में आता है, तो बालासोर। देखिए चार ये हो गए, है ना। अहमदाबाद के साथ कोई पेयरिंग नहीं है तो मैंने उसको अलग रखा है।
इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। पहले जगह शॉर्टलिस्ट कर लो, फिर 2 मिनट में मैं सारी की सारी चीजें याद करवा दूंगा, उसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, बात समझिए, क्या इतनी चीजें दिमाग में बैठी? फिलहाल आगे की तरफ हम चल रहे हैं और अब हम एक अलग स्लाइड खोल रहे हैं, वापस इसमें आ जाएंगे। देखिए हमने क्या क्या पेयर बनाया था। मैं यहाँ पर आपके लिए एक हाइपोथेटिकल सिंबॉलिक मैप ऐसे रेडी कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस रहे। भाई सबसे पहले हमने देखा था उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमने देखा था देहरादून। क्या देखा था? उत्तराखंड में हमने देखा था देहरादून। और दोस्तों देहरादून में जो संस्था है, देहरादून में जो संस्था है उसका नाम है भाई आपका क्या, यहां पर है आपका IIRS। यहां पर क्या है? IIRS। दोस्तों II का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट। II का क्या मतलब है? II का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्पीड कम है तो यूट्यूब है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। पर मुझे बेसिकली बेसिक स्टूडेंट्स को भी लेकर, नए स्टूडेंट्स को लेकर भी साथ में चलना है, बेसिक लेकर चलना है, तो हमें ऐसे पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा इत्मीनान रखिए, कोई बात ही नहीं है, पढ़ने आए तो किस बात की जल्दी। तो देखिए IIRS की अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। भाई ये रिमोट सेंसिंग क्या होती है आगे बता देंगे, फिलहाल नाम याद रख लो। तो IIRS क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसरो जो भी रिमोट सेंसिंग का डेटा है वो यहां से प्राप्त करता है। दोस्तों इसी के साथ हमने अगली जो जगह पढ़ी है वो पढ़ी है क्या? तेलंगाना में हैदराबाद। और दोस्तों हैदराबाद में जो संस्थान है उसका नाम है नेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और ये क्या है? ये है भाई आपका नेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। दोस्तों ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, पर देख लीजिए दोनों रिमोट सेंसिंग से ही जुड़े हुए संस्थान हैं। तो याद रखिएगा हमने दो संस्थान कैसे पढ़े हैं? रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। और ये दो संस्थान कहां कहां पर है? एक है देहरादून में, एक है देहरादून में, और एक कहां पर है? हैदराबाद में। भाई एक सबसे ऊपर और एक हमने इधर देख लिया नीचे। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया IIRS, और इसका नाम क्या हो गया? NRSC। दोनों में RS तो आई गई, एक इंडियन इंस्टीट्यूट है और एक नेशनल सेंटर है, राइट? याद हो जाएगी चीजें। फिर दोस्तों हमने दो संस्थान देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कर्नाटक, और कर्नाटक में हमने संस्थान देखा था हासन। और ऐसे ही हमने देखा था यहाँ MP, और MP में हमने देखा था भोपाल। MP में हमने भोपाल देखा और कर्नाटक में हमने हासन देखा। दोस्तों यहाँ पर जो आपके संस्थान है, ये संस्थान है आपके भोपाल में जो संस्थान है इसका नाम है भाई मास्टर फैसिलिटी सेंटर। क्या नाम है? मास्टर फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, मास्टर फैसिलिटी सेंटर। तो मास्टर फैसिलिटी सेंटर है आपका भोपाल में, और ऐसे ही यहां पर भी क्या है? मास्टर फैसिलिटी सेंटर। तो दोनों दोस्तों पहले हासन में बना, फिर सरकार को, इसरो को जरूरत पड़ी कि भाई हमें एक और बॉडी चाहिए, एक और इसका ऑफिस चाहिए। तो MFC जो है वो दो जगह पर है, मास्टर फैसिलिटी सेंटर कहां पर है? दो जगह है, भोपाल और हासन में। ठीक है, तो ऐसे ही हमने दोस्तों दो संस्थान किसके पढ़ लिए? दो संस्थान हमने फैसिलिटी सेंटर के पढ़ लिए, मास्टर फैसिलिटी सेंटर के पढ़ लिए। कहां कहां पर? भोपाल में पढ़ लिए और हासन में पढ़ लिया। याद रखना हासन में पहले बना है, भोपाल में बाद में बना। हासन में पहले बना है, भोपाल में बाद में बना है, और दोनों का नाम सेम है, मास्टर फैसिलिटी सेंटर। देखिए चार संस्थान तो वैसे ही याद हो गए आपको, चार तो वैसे ही याद हो गए। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान देखना। हमने देखा था भाई यहां पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में देखा था दोस्तों श्रीहरिकोटा। क्या देखा था? श्रीहरिकोटा देखा था हमने। और श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन के नाम पर स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या है दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं सतीश धवन। कलर बदल लेते हैं भाई, पेयर के आधार पे हमने कलर रखा था। इसको कहेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, राइट। दोस्तों इसी तरीके से यहां पर हमने देखा था केरल।
और केरल में जगह क्या देखी थी? थुम्बा। केरल में जगह देखी थी थुम्बा। और यहां पर जो संस्थान है उसका नाम है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों यहां पर क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। यहां पर क्या है? VSSC सेम है, इसलिए मैं एक ही कलर में लिख रहा हूं, राइट। फिर दोस्तों हमने कर्नाटक में ही एक और जगह शॉर्टलिस्ट करी थी, बेंगलोर। ठीक है, और बेंगलोर में है UR राव। क्या है? UR राव सैटेलाइट सेंटर। दोस्तों यहां पर क्या है? UR राव के नाम से क्या है? सैटेलाइट सेंटर। UR राव के नाम से क्या है? सैटेलाइट सेंटर। और ऐसे ही हमने एक और जगह देखी थी, उड़ीसा। उड़ीसा, और उड़ीसा में मैंने कहा था बालासोर। बालासोर में चांदीपुर तट करके एक जगह है, और चांदीपुर तट में आपको मिलेगा एक द्वीप जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। दोस्तों हालांकि ये इसरो का संस्थान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसरो से जुड़ा हुआ है, हम उस पर भी बात करेंगे। मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया ये, आप चाहें तो फिलहाल इसको दूर भी रख सकते हैं। देखिए इन चारों में कॉमन बात क्या है? चारों में कॉमन बात यह है कि ये चार बड़े प्रसिद्ध लोगों के नाम पर है। ठीक है, सतीश धवन के नाम पर है श्रीहरिकोटा में, तो एस से श्रीहरिकोटा और एस से सतीश धवन। तो श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। थुम्बा में विक्रम साराभाई के नाम पर है स्पेस सेंटर, कोई बात ही नहीं है, VSSC। UR राव भी बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, अभी अभी नए जमाने के हैं, UR राव के नाम से सैटेलाइट सेंटर रख दिया। और APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई थी, तो उनके नाम पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ का नाम हो गया। दोस्तों देखिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हमारी मिसाइल टेस्ट रेंज है। भारत में जो भी मिसाइल बनती है उसकी टेस्टिंग कहाँ पर होती है? उसकी टेस्टिंग होती है यहाँ पर, और इसे संभालता है DRDO। लेकिन कभी कभी जब हमें काम करना होता है तो इसरो भी इसका उपयोग कर लेता है, तो मैंने मेंशन कर लिया ये DRDO का है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, उसे अलग कर दो। सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। दोस्तों जब भी हमें सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, उपग्रह छोड़ना होता है, तो हम यहां से करते हैं। ये इकलौता सैटेलाइट सेंटर है फिलहाल भारत का। हम नया सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं तमिलनाडु में। दूसरा, विक्रम साराभाई जो है दोस्तों, विक्रम साराभाई रॉकेट की टेस्टिंग यहां पर होती है। यहाँ पे किसकी टेस्टिंग होती है? रॉकेट टेस्टिंग होती है यहाँ पर। यहाँ रॉकेट को टेस्ट करके हम देखते हैं, या लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग हम यहाँ पर करते हैं। और दोस्तों ये है सैटेलाइट सेंटर, यहाँ पर जो भी सैटेलाइट के पुर्जे होते हैं वो बनते हैं। तो देखिए चार हमने कैसे पढ़ लिया? चार हमने पढ़ा व्यक्तियों के नाम पर। भाई चार किसके नाम पर पढ़ा है? व्यक्ति के नाम पर पढ़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से 8 संस्थान में फिलहाल आपको पढ़ा चुका हूं। आइए इसे हम इंडिया के मैप में अब फिल कर लेते हैं। ये देखिए हम इसमें फिल करते हैं, लेकिन अब शॉर्ट में करेंगे। तो देहरादून में क्या है भाई? देहरादून में है IIRS। क्या है दोस्तों? IIRS है देहरादून में। क्या है? IIRS। सही है, देहरादून में क्या है? IIRS। हैदराबाद में क्या है? NRSC। क्या है? NRSC। सही चल रहा है मामला? यहां पर क्या है? NRSC। ओके, कलर बदल दें क्या? चलें कलर बदल देते हैं भाई, कलरफुल कर देते हैं चीजों को। ओके, कलर कौन सा रखें? ब्लू रखते हैं। यहां पर है IIRS, यहां पर है NRSC। ठीक है, भोपाल और हासन, भोपाल और हासन को मैं कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर है मास्टर फैसिलिटी सेंटर। हासन में भी क्या है? मास्टर फैसिलिटी सेंटर। सही है, अब एक ही कलर से लिख दे रहे हैं। बालासोर में क्या है? बालासोर में है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। श्रीहरिकोटा में है दोस्तों SDSC। मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। थुम्बा में है दोस्तों VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बेंगलोर में है UR राव सैटेलाइट सेंटर। यहां पर क्या है? UR राव सैटेलाइट सेंटर। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि पेन और पेपर लेके अगली बार से बैठना, क्योंकि ऐसे ही मजा आएगा पढ़ाई करने में आपको। ठीक है, और क्या बचा? सारे हो गए, केवल बचा है अहमदाबाद। और दोस्तों अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यहां पर क्या है? स्पेस
एप्लीकेशन सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? SSAC। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? अहमदाबाद में। तो ऐसे भाई हमने आपको टोटल 9 संस्थान पढ़ा दिए हैं। यहां पर अहमदाबाद भी लिख देते हैं यार। यहां पर हो गया आपका क्या? अहमदाबाद गुजरात में। और यहां पर क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यहां पर क्या है? स्पेस एप्लीकेशन क्या है? सेंटर। राइट। तो ये अभी तक हम 9 संस्थान भाई पढ़ चुके हैं। जल्दी से आप लगभग एक 30 सेकंड का ओवरव्यू इनका ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से इसे देखिए, तब हम आगे की बात करेंगे। चलिए भाई, तो आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। देखिए कुछ और संस्थान है, उन्हें भी पहले हम देख लेते हैं, लेकिन अलग स्लाइड बनाएंगे। देखो यार, ये सारे तो संस्थान थे ही थे। इसके अलावा जो इसरो जब भी सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, तो सैटेलाइट में ईंधन लगता है। मतलब सैटेलाइट में नहीं लगता है, सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उसमें ईंधन लगता है, और उस ईंधन को प्रोपेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट। याद रखना, रॉकेट के या लॉन्च व्हीकल के, जैसे कि GSLV हो गया, इसके जो ईंधन होते हैं ये प्रोपेलेंट कहलाते हैं। और प्रोपेलेंट 3 टाइप के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और मिक्स्ड, है ना। तो हमें ये देखना है कि जो इसरो का जो इसरो जब भी रॉकेट लॉन्च करेगा तो जो प्रोपेलेंट है वो कहाँ बनेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सॉलिड, जो आंध्र प्रदेश में हमने एक जगह देखी थी श्रीहरिकोटा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट कहाँ बनता है। तो दोस्तों, सॉलिड प्रोपेलेंट रिसर्च सेंटर, मतलब ठोस ईंधन का जो सेंटर है वो श्रीहरिकोटा में है। याद रखिएगा, ये भी इसरो के द्वारा ही संचालित किया जाता है, सॉलिड प्रोपेलेंट रिसर्च सेंटर। और दोस्तों, लिक्विड प्रोपेलेंट कहां पर है? वो है आपका तिरुअनंतपुरम। कहां पर है? तिरुअनंतपुरम में है। कहां पर है? तिरुअनंतपुरम में। लिक्विड प्रोपेलेंट रिसर्च सेंटर। तो सॉलिड वाला श्रीहरिकोटा में, सॉलिड श्रीहरिकोटा में, और लिक्विड कहां पर? तिरुअनंतपुरम में। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसके 2 ब्रांचेस और हैं। एक इसकी ब्रांच है महेंद्रगिरी में। कहां पर है? एक इसकी ब्रांच कहां पर है? महेंद्रगिरी में। और एक इसकी ब्रांच कहां पर है? कर्नाटक के कहां पर? बेंगलोर में। तो दोस्तों, बेंगलोर और महेंद्रगिरी में भी बनता है लिक्विड प्रोपेलेंट, और सॉलिड बनता है केवल कहां पर? श्रीहरिकोटा में। 2 संस्थान हमने और जोड़ ली। और अब बात करते हैं 2 दूसरे संस्थानों के बारे में। देखिए भाई, तमिलनाडु में आपको एक जगह देखने को मिलेगी, है ना। वो हमें देखनी है। एक जगह ये देखने को मिलेगी, और एक जगह आंध्रा में ही देखने को मिलेगी, तिरुपति। एक क्या देखने को मिलेगी आंध्रा में? तिरुपति। तिरुपति में है दोस्तों नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब, इसे कहते हैं NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। अभी मैं सब टेबल भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ठीक है। तो यहां पर एटमॉस्फेयर के बारे में क्या होती है? रिसर्च होती है। और ये जो है दोस्तों आपका क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलोर में, है ना। सॉरी, यहां पर तमिलनाडु नहीं है। और इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ये ऐसे हटा देते हैं हम। इसके बजाय बेंगलोर, और बेंगलोर में है दोस्तों, बेंगलोर में है आपका क्या? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ये कहां पर है? ये है आपका बेंगलुरु में। देखो, चाहो तो आप इसको याद कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। तो 4 संस्थाएं और देखनी है। सॉलिड प्रोपेलेंट तिरुपति में, सॉलिड प्रोपेलेंट श्रीहरिकोटा में, लिक्विड बनता है तिरुवनंतपुरम में, बेंगलोर में है इंडियन डीप स्पेस, और तिरुपति में है NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। देखिए, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, तब आपको चीजें बनेगी। मैं इस मैप में अपडेट कर देता हूं भाई। इस मैप में अगली जो जगह रहेगी आपकी, वो रहेगी तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपको मिलेगा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये क्या है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया। ओके। और इसी तरह आपको आंध्र प्रदेश में जगह मिलेगी तिरुपति। और तिरुपति में क्या है? तिरुपति में है दोस्तों NARL। यहां पर क्या है? NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। ये क्या है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। 2 संस्थाएं और देखनी थी, बाकी मैं अलग से यहां पर लिख ले रहा हूं कि जो ईंधन है, ईंधन यानी कि प्रोपेलेंट,
प्रोपेलेंट। ये दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है ठोस ईंधन और एक होता है द्रव ईंधन। ठोस ईंधन की जो संस्था है वो कहलाएगी सॉलिड प्रोपेलेंट रिसर्च सेंटर और ये कहलाएगी लिक्विड प्रोपेलेंट रिसर्च सेंटर। सॉलिड प्रोपेलेंट है कहां पर, श्रीहरिकोटा में, अलग से पढ़ लिया हमने इसको। और लिक्विड प्रोपेलेंट कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में। बात खत्म। दोस्तों ये मेजर संस्थान थे आपके किसके, इसरो के। काफी सारे संस्थान है और आई नो कि पहली बार पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत हो रही होगी, बट मैंने कहा ना ये पीडीएफ आएगी आपके पास, एक बार इत्मीनान से पढ़ लेना, आपको चीजें याद हो जाएगी। बाकी सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी टेबल में मेंशन कर दी है। ये देखिए IIRS देहरादून में है, क्या करता है वो भी लिखा है। NRSC क्या करता है ये भी यहाँ पर मेंशन है। सारी की सारी चीजें जैसी की सिस्टमेटिक होती है वैसी की वैसी आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई। ओके, तो दोस्तों ये हमने अभी डिस्कस किया है इसरो और इसरो से संबंधित सारे के सारे संस्थान। आइए इसको हम एक क्विक रिवीजन देते हैं संस्थानों को और हमारी इस क्लास को फिर हम खत्म करते हैं। भाई देखिए हमने क्या क्या देखा। दोस्तों हमने देखा देहरादून में है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग। हमने देखा हैदराबाद में क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर, पेयर बना लिया था। फिर हमने भोपाल और हासन में देखा था मास्टर फैसिलिटी सेंटर, पेयर बना लिया था। फिर हमने श्रीहरिकोटा में देखा सतीश धवन, थुम्बा में देखा विक्रम साराभाई के नाम से, बेंगलोर में देखा UR राव, और हमने DRDO का भी एक संस्थान देखा है बालासोर में। इसको कौन चलाता है, DRDO चलाता है। दोस्तों कौन चलाता है, DRDO। और याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम जो है वो है इनर व्हीलर द्वीप। क्या है, इनर व्हीलर द्वीप है, इनर व्हीलर आइलैंड इसका क्या है, पुराना नाम है, याद रखिएगा। ऐसे ही UR राव सैटेलाइट सेंटर का पुराना नाम है इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसका पुराना नाम क्या है, इसरो सैटेलाइट सेंटर एक समय इसका पुराना नाम हुआ करता था, अब इसका नाम क्या हो गया है, UR राव हो गया है। तो हमने ऐसे पेयर बना लिए थे। अहमदाबाद में था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। और फिर हमने दो देखे हैं, ये तिरुपति में नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च और IDSN, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। फिर हमने देखा प्रोपेलेंट के दो संस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे संस्थान जो हैं वो भाई क्या करे हैं, देखे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों अगली क्लास में हम इनमें से जो प्रमुख प्रक्षेपण यान है उसके बारे में बातचीत करेंगे और इसरो के बारे में और भी अदर डिटेल्स, और ये कब बने, कैसे बने, क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अगली क्लास में आना पड़ेगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास तो प्लीज कमेंट करके बताना, इससे हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ता है और हम ऐसी सीरीज आपके लिए यूट्यूब पर ला पाएंगे अगर हम मोटिवेट रहे तो। और आपको क्या अच्छा लगा आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ये संस्थान कब बने हैं इनके बारे में मुझे बताएंगे, कब कौन सा संस्थान कब बना है, चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। मोटिवेट रहिए, बिलीव करते रहिए। नमस्कार।